सभी को नमस्कार। हम चर्चा कर रहे हैं पिछली 2 कड़ियों से मलिक मोहम्मद जायसी का काव्य पद्मावत और उस पद्मावत की कथा की। अब तक हमने जाना है कि राजा रतन सेन और पद्मावती का ब्याह हो जाता है और ब्याह होने के बाद में वो वापस चित्तौड़गढ़ के लिए रवाना हो जाते हैं। बीच में व्यवधान आता है समुद्र का, फिर एक बार दोनों अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन समुद्र की बेटी की अनुकंपा से और राजा रतन सेन के अहंकार के दूर होने के कारण फिर वापस दोनों मिल जाते हैं और हंसी खुशी से चित्तौड़गढ़ आ जाते हैं। और चित्तौड़गढ़ आने के बाद में सुख शांति से उनका जीवन चल रहा होता है। राजा रतन सेन का राजकार्य बहुत अच्छे ढंग से चलता है और ठीक 1 वर्ष बाद राजा रतन सेन की पहली पत्नी नागमती से नागसेन और पद्मावती से कंवर सेन नामक पुत्रों का जन्म होता है। अब कहानी का अंतिम मोड़, जब राजा रतन सेन पद्मावती के साथ में सिंगलदीप से आता है चित्तौड़गढ़ के लिए, तो वहां पर और सभी धन संपदा के साथ साथ गंधर्व सेन अपने एक विश्वास पात्र मंत्री राघव चेतन को पद्मावती की रक्षा और सुरक्षा के लिए साथ भेज देता है। क्योंकि अब तक जीवन सही चल रहा था, इसलिए कोई व्यवधान नहीं था। लेकिन रतन सेन किसी बात को लेकर के, राजकार्य की किसी बात को लेकर के, गंधर्व सेन के द्वारा भेजा गया जो मंत्री था राघव चेतन नाम का, उस राघव चेतन की क्रियाओं को देख करके, प्रतिक्रियाओं को देख करके या उसके कार्य या शैली को देख करके वो कुपित हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं और नाराज होकर के अपने साम्राज्य से उसे देश निकाला दे देते हैं। राघव चेतन चित्तौड़गढ़ के साम्राज्य से तो निकल जाता है, लेकिन वो वहां से चलता चलता दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी के पास में पहुंच जाता है। कुटिल प्रवृत्ति का आदमी निश्चित रूप से था और वो अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य में अपनी जगह बनाने के लिए रतन सेन की बुराई करते हैं और पद्मावती की सुंदरता का अखंड वर्णन वो अलाउद्दीन खिलजी के सामने करता है। और जिस तरह उसका नखशिक वर्णन करता है, उस नक्शिक वर्णन को सुनकर के अलाउद्दीन खिलजी मोहित हो जाता है पद्मावती के रूप सौंदर्य के ऊपर। अलाउद्दीन खिलजी राघव चेतन को अपना विश्वास दूत बना करके राजा रतन सेन के पास भेजते हैं और उस संदेश में लिख देते हैं कि तुम्हें अपने साम्राज्य को अगर बचाना है तो पद्मावती को मेरे दूत के साथ में सहर्ष भेज दें। दोस्तों, कोई भी राजा क्या, एक सामान्य प्राणी, सामान्य मनुष्य भी ऐसा नहीं कर सकता। फिर वह तो राजा था, उसको क्रोध आया, गुस्सा आया और रतन सेन को फिर भला बुरा कह करके उसको अपने राज दरबार से धक्के देकर के बाहर निकलवा दिया। रतन सेन के बाहर निकलवाने पर राघव चेतन वापस अलाउद्दीन खिलजी के पास में पहुंच जाता है और वो उन सारी स्थिति परिस्थितियों का वर्णन करता है। दोस्तों, युद्ध होता है, दिल्ली दरबार के द्वारा आक्रमण किया जाता है चित्तौड़गढ़ दरबार के ऊपर, दोनों का आमना सामना होता है और भयंकर युद्ध होता है। क्योंकि दिल्ली का शासक बड़ा था, इसलिए निश्चित रूप से सेनाएं बड़ी थी, लेकिन चित्तौड़गढ़ का किला बड़ा था और वो किला इतना मजबूत था कि किले के दरवाजे बंद करने के बाद चाहे कितनी भी बड़ी सेना क्यों नहीं हो, उस किले के दरवाजों को तोड़ करके अंदर नहीं आ सकती।
राजा रतन सेन ने वही कार्य किया, अपने किले के संपूर्ण दरवाजों को बंद करवा दिया और अंदर से सेना युद्ध के लिए उन्हें ललकारती रही और दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी की सेना बाहर से आक्रमण करती रही। दोस्तों, युद्ध दोनों तरफ से चलता रहा। चलते चलते एक दिन निकला, 2 दिन निकला, 3 दिन निकला। एक दिन अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली दरबार से सूचना आती है कि किसी आवश्यक कार्य से उन्हें दिल्ली पहुंचना होगा। अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना को वहीं छोड़ करके वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं और वहां जाकर के फिर वो फैसला लेते हैं कि युद्ध से पार नहीं पड़ने वाले। वो मैत्री संदेश अपने निजी सहायक के द्वारा राजा रतन सेन तक पहुंचवाते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी मैत्री संधि करना चाहते हैं। उन्हें कोई मांग नहीं है, कोई शिकवा शिकायत नहीं है, उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। वो मित्रता करना चाहते हैं अलाउद्दीन खिलजी रतन सेन से। जब ये संदेशा रतन सेन ने सुना तो उन्हें लगा कि शायद अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का शासक मान गया है और उस शर्त को, उस मैत्री संदेश को वो मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। महल के बाहर अलाउद्दीन खिलजी और रतन सेन मिलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी रतन सेन से गुजारिश करते हैं कि आपका महल इतना मजबूत है कि हमारी सेना युद्ध करती रही लेकिन आपके किले को भेद नहीं पाई। मैं आपके इस महल को देखना चाहता हूं। दोस्तों, जब मैत्री का संदेश दोनों तरफ से मिला तो विश्वास की भी अपनी एक जगह होती है। रतन सेन को विश्वास हो गया। उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को भोजन पर आमंत्रित किया कि आइए हमारे महल को देखिए और साथ में रात्रि भोज का लुत्फ भी उठाइए। किले के बाहर सेनाएं रोक दी गई और अलाउद्दीन खिलजी अकेला महल के अंदर प्रवेश करता है। राजा रतन सेन संपूर्ण महल को अलाउद्दीन खिलजी को दिखाते हैं और दिखाते दिखाते जब शाम हो जाती है तो जब खाने पर वो बैठते हैं वो उस जगह बैठते हैं जिस जगह से ठीक सामने रानी पद्मावती का महल होता है। राजा अलाउद्दीन खिलजी खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं, भोजन करने के लिए बैठते हैं और अपने साथ में एक दर्पण, एक शीशा रखते हैं। दोस्तों, पद्मावती अपने महल के झरोखे से देखती है और इधर अलाउद्दीन खिलजी उस शीशे के अंदर, उस दर्पण के अंदर पद्मावती के मुख को देखते हैं और उनकी सुंदरता को देखते देखते उन्हें एक बार ऐसा लगता है कि मैं मूर्छित हो जाऊंगा लेकिन अपने आप को संभाल लेते हैं। भोजन करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राजा रतन सेन महल के बाहर तक छोड़ने के लिए आते हैं। एक शिष्टाचार भेंट, और शिष्टाचार भेंट के नाते एक राजा दूसरे राजा के साथ में इस तरह का बर्ताव करता है। तो महल के बाहर तक राजा रतन सेन अलाउद्दीन खिलजी को छोड़ने के लिए आते हैं और जैसे ही महल के दरवाजे के बाहर निकलते हैं अलाउद्दीन खिलजी अपने सैनिकों को इशारा करते हैं और वो सैनिक राजा रतन सेन को बंदी बना करके दिल्ली ले जाते हैं और ले जाकर के कैद में डाल देते हैं। इधर जब ये सूचना पद्मावती और नागमती को मिलती है तो विलाप करने लगती हैं क्योंकि वो दोनों ही राजा रतन सेन से बहुत ज्यादा प्रेम करती हैं।
दोस्तों, मौका देख करके एक पास का राजा देवसेन अपनी दूती को भेजता है, एक ऐसी दूती को भेजता है जो बात करने में वाचाल प्रवृत्ति की है, क्योंकि उस देवसेन ने भी पद्मावती की सुंदरता के बारे में सुन लिया था और वो भी चाहता था कि पद्मावती उसकी महारानी बने। दूती पद्मावती के महल में आती है और महल में आकर के पद्मावती को पहले उसकी खास बन जाती है। पद्मावती उन पर विश्वास कर लेती है, लेकिन जैसे ही पद्मावती को इस बात का पता चलता है कि ये देवसेन की दासी है और ये किस लिए आई है, वो अपनी दासियों, अपनी सखियों और अपने सैनिकों को आदेश देकर के उसको वहां से बाहर निकलवा देती है। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ साम्राज्य का राजा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बंदी बना लिया जाता है। दोनों महारानियां बेसहारा हो जाती हैं। अब ये दोनों अपने विश्वास पात्र सैनिकों गोरा और बादल उनके पास जाती है और वो गोरा और बादल से प्रार्थना करती हैं कि कैसे भी हो राजा रतन सेन को छुड़वा लिया जाए। बादल चूंकि उम्र में छोटा था और अभी कुछ समय पहले उसकी शादी हुई है। बादल की मां उन्हें भेजने के लिए मना करती है, उनकी पत्नी उसे मना करती है, लेकिन राजधर्म समझ करके उन दोनों ने यह प्रतिज्ञा की और साथ में वचन दिया महारानी पद्मावती को कि हम राजा रतन सेन को छुड़वा करके वापस लेकर के आएंगे। दोस्तों, 16,000 पालकियां तैयार करवाई जाती हैं और 16,000 पालकियों में 16,000 सैनिक धारदार हथियार के साथ में, मजबूत हथियार के साथ में बिठाए जाते हैं और एक शानदार डोली और तैयार करवाई जाती है जिसमें एक कुहार को बिठाया जाता है, एक लुहार उसको बिठाया जाता है और उसको एक अच्छे हथियार के साथ बिठाया जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी के यहां गोरा और बादल के द्वारा यह संदेश भिजवा दिया जाता है कि रानी पद्मावती ने हार स्वीकार कर ली और वो अलाउद्दीन खिलजी के पास आ रही है अपने 16,000 सखियों के साथ। लेकिन पद्मावती की एक शर्त है कि वो सबसे पहले बंदीगृह में जाएगी और बंदीगृह में जाकर के चित्तौड़गढ़ साम्राज्य की चाबी राजा रतन सेन को सौंपेगी और चाबी सौंपने के बाद में वह अलाउद्दीन खिलजी के महल में प्रवेश करेगी। अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती की इस चाल को समझ नहीं पाया और अपने सैनिकों से कहता है कि उसे बेरोक टोक आने दिया जाए, उसे बंदी गृह में अकेला छोड़ा जाए। दोस्तों, उस डोली के अंदर, उस पालकी के अंदर जो कुहार बैठा था धारदार हथियार के साथ में, सबसे पहले उसने अपने हथियार से बेड़ियां काटी राजा रतन सेन की और बेड़ियां काट करके गोरा ने बादल से कहा कि तू लेकर के राजा रतन सेन को चित्तौड़गढ़ पहुंच, मैं इनका सामना करता हूं। और 16,000 जो सैनिक पालकियों के अंदर छिपे हुए थे सारे अपने धारदार हथियार लेकर के सामने आ जाते हैं और गोरा उनका नेतृत्व करता है और दोनों तरफ से युद्ध होता है। लेकिन समय कम होता है। बादल अपने घोड़े पर रतन सेन को सवार होकर के चित्तौड़गढ़ के लिए रवाना हो जाता है और चित्तौड़गढ़ पहुंच जाता है और उधर गोरा अपने सैनिकों के साथ में उस दिल्ली सेना के साथ में युद्ध करता करता बलिदान हो जाता है अपने चित्तौड़गढ़ के लिए। और इधर रतन सेन सुरक्षित चित्तौड़गढ़ के किले में प्रवेश कर जाते हैं।
वो रानी पद्मावती से मिलते हैं, रानी नागमती से मिलते हैं, अपने बच्चों से मिलते हैं, अपने साम्राज्य, अपने सैनिकों से मिलते हैं। और जब पद्मावती के द्वारा देवसेन राजा के द्वारा की हुई करतूत का पता चलती है, राजा रतन सेन क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर के वो तुरंत चढ़ाई करते हैं देवसेन के ऊपर। दोनों तरफ से आमने सामने का युद्ध होता है और उस युद्ध में रतन सेन देवसेन का वध कर देते हैं। लेकिन जब वो जो वध करके उन्हें मार करके जब वापस लौट रहे थे, तो पीछे से देवसेन ने अपनी शांग, जो अपना हथियार होता है, उसे फेंक करके चलाया, जो रतन सेन के सीने के आर पार हो गया और वो वहीं मृत्यु को प्राप्त हो गए। लेकिन रतन सेन के मृत्यु से प्राप्त होने से पहले अपने साम्राज्य को उन्होंने अपने विश्वास पात्र, अपने सैनिक बादल के हाथों सौंपा, सुरक्षित सौंपा और सौंप करके वो मृत्यु को सिधार गए। जब ये समाचार रानी पद्मावती और नागमती को चलता है, तो वो दोनों भी राजा रतन सेन को अपनी गोद में लेकर के हंसते हंसते चिता पर चढ़ करके सती हो जाती है। दोस्तों, इधर वो सती होती हैं और उधर अलाउद्दीन खिलजी को पता चलता है कि किस तरह रतन सेन को छुड़ा करके ले जाया गया। अपनी संपूर्ण सेना के साथ में वो तीव्र से चित्तौड़गढ़ के ऊपर धावा बोल देते हैं। लेकिन जब वो चित्तौड़गढ़ पर धावा बोलते हैं और चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर प्रवेश करते हैं, तो चित्तौड़गढ़ में ना उन्हें पद्मावती मिलती है, ना नागमती मिलती है और न ही राजा रतन सेन मिलते हैं। तो ये जो कहानी है, ये मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित उनका जो ग्रंथ है पद्मावत की है, जिस पर पद्मावती के नाम पर बॉलीवुड की एक शानदार फिल्म भी बनी है। मैंने ये कहानी की चर्चा, संपूर्ण कहानी के बारे में इसलिए बताया है क्योंकि इसी कहानी के बीच के कुछ अंशों को उठा करके आपके पाठ्यक्रम के बीए पार्ट प्रथम में और कुछ पाठ्यक्रम को एमए फाइनल के द्वितीय पेपर, जिसमें सिंगलदीप खंड का वर्णन आएगा और जिसमें नागमती विरह वर्णन आएगा, तो वो जो बीच की जो कड़ी है उसको समझने के लिए आपको उस संपूर्ण ग्रंथ की, उसकी कथा वस्तु की जानकारी होना आवश्यक है कि किस प्रकार वो कहानी उस मोड़ तक पहुंची है जिस मोड़ के आगे आप उस चीज को शुरू करने जा रहे हैं। तो ये आपकी रही पद्मावत की संपूर्ण कथा। नमस्कार, बाय।